Program Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। जियो पॉलिटिक्स पे आज बात करेंगे। दुनिया बदल रही है और अमेरिका में इलेक्शन के बाद से ना सिर्फ अमेरिका बदल रहा है बल्कि पूरे खत्ते की अगर हम बात करें तो पूरे खत्ते की सूरत हाल बदल रही है। क्या कुछ बदल जाएगा इस पूरे खत्ते में, क्या कुछ होने वाला है, उसके असरात पाकिस्तान पे कितने होंगे, पाकिस्तान जो कुछ करना चाह रहा है उसके असरात कहां तक जाएंगे, तमाम आज बातें करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही सीनियर मुनिस अहमद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर आपके तो मैं तज्ज़िये देखती रहती हूँ बहुत मर्तबा। जी हाँ। अच्छा चलिए, आप हम जरा आ जाते हैं। मैंने सोचा कि आज आपसे बात करते हैं और आज हम जरा इस खत्ते की सूरत हाल पे बात करते हैं। पाकिस्तान की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरीके से ट्रंप आए, जिसमें कि आधे से ज्यादा दुनिया को ये यकीन ही नहीं था कि ट्रंप जो है वो ट्रंप साहब आ जाएंगे दोबारा, और आने के बाद जो उखाड़ पछाड़ उन्होंने की है, जिस तरीके से रोज वो एक नया ऑर्डर लेकर आते हैं और फिर उसके जाहिर कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, उसके मसाइल भी होते हैं, उनकी चीजें भी होती हैं, लेकिन बहरहाल वो जो कुछ करना चाह रहे हैं उस पर पूरे पाकिस्तान पे असर क्या पड़ेगा, पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बेहतर कोई गेस्ट हमारे पास हो नहीं सकता। तो सबसे पहला सवाल मेरे लिए आपके लिए ये होगा कि जो हालिया जियो पॉलिटिकल जो रीअलाइनमेंट है, उसके बाद पाकिस्तान के बारे में जो अमरीकी नुक्ता नजर है वो किस हद तक चेंज हो गया? देखें, अभी तो इट्स टू अर्ली, क्योंकि ठीक है 1 महीना हो गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को चार्ज लिए हुए दी व्हाइट हाउस। अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए हैं, मगर जैसे आपने खुद ही कहा है कि उन्होंने इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर लिए हैं तो पूरी दुनिया में जो है एक तरह की हलचल मच गई है। पाकिस्तान जो है वो एज सच मैटर नहीं करता अमेरिका के लिए एट द मोमेंट। मैटर वो कंट्रीज करती हैं जिनकी मतलब एक तो जो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल पावर जो है वो रिनाउंड हो। तो इस वक्त जो हार्ट प्रेसिंग इश्यूज हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो तो कुछ और हैं। पाकिस्तान मैटर करता है, पाकिस्तान मैटर करता है अफगानिस्तान के रेफरेंस से, पाकिस्तान मैटर करता है टेररिज्म के रेफरेंस से, पाकिस्तान मैटर करता है इंडिया के साथ जो इसके इश्यूज हैं उस रेफरेंस से। मतलब मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा जो पोजीशन है पाकिस्तान की प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, लिस्ट में थोड़ा नीचे है, नीचे काफी नीचे है। अच्छा, काफी नीचे। अब आप इसे देखें ना, ये मैं यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे सवाल जहन में आ गया। पाकिस्तान बहुत नीचे है, प्रायोरिटी में नहीं है। आपको लगता है कि लिस्ट में खास 10वें, 15वें, 16वें, 20वें या चले आप कह लें कि 99 पोजीशन पे, तो पाकिस्तान की जो फौरी आते के साथ ही फौजी इमदाद जो बंद की है और ममालिक की भी की है उन्होंने, तो फिर वो पाकिस्तान तो उसमें आ गया ना। नहीं, फौजी इमदाद तो खैर पाकिस्तान को, यूएस से पाकिस्तान को कोई उस तरह की एड अरसे से नहीं मिल रही। यानी कैरी लूगर बिल जो था, कैरी लूगर ब्रेमन बिल 2009 जो प्रेसिडेंट ओबामा के जमाने का, वो एक बिल था तकरीबन $7 बिलियन का। उसको लैप्स हुए भी तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। तो अमेरिकन एड तो नहीं है, मगर अमेरिका का जो लिवरेज है पाकिस्तान पे वो है IMF के जरिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के जरिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए, और फिर इस खित्ते में जैसे सऊदी अरब है, UAE है, ये जो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं उसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। तो बराह रास्त तो अमेरिका से पाकिस्तान को इमदाद नहीं मिल रही। यूएस एड बंद हुआ, यूएस एड 90 दिन के लिए उन्होंने उस पर वो लगा दिया है, मॉरिटेरियम लगा दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसमें भी कुछ वेवर्स हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मेडिकल सप्लाईज वगैरह के लिए। मगर जो मैटर करते हैं वो तो जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $30 बिलियन का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो अब वो कहाँ तक पाकिस्तान चीन की तवक्कुआत पे पूरा उतरा। मगर मैं फिर कहूंगा कि अमेरिकन एड जो है वो बराह रास्त जो इमदाद है अमेरिका से पाकिस्तान को नहीं मिलती, और फौजी इमदाद जो है
फौजी इमदाद जो है वो तो पहले ही बंद हो गई है। सिर्फ एक चीज की थी इन्होंने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अरसे पहले, वो ये की थी कि जो प्रोग्राम था इमिट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशनल टेक्निकल सपोर्ट का प्रोग्राम जो था इमिट, तो वो प्रोग्राम उन्होंने पाकिस्तान के लिए किसी हद तक बहाल कर लिया, जिसमें ट्रेनिंग होती है मिलिट्री ऑफिसर्स की और बाकी चीजें। मगर सच तो पाकिस्तान को कोई लंबी चौड़ी तो यूएस एड जो है वो जिन जिन ममालिक में गई है और जिन जिन ममालिक ने उसका मिसयूज किया है, उस पे भी तो बात की है ना उन्होंने। इस पे उन्होंने, देखिए मैं आपको याद दिलाऊं कि 1 जनवरी 2018 का जो न्यू ईयर ट्वीट था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जब उन्होंने चार्ज लिया, व्हाइट हाउस में थे, तो उन्होंने सडनली मतलब पाकिस्तान वाज टेकन अबैक कि उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2018 की बात है, that we have provided Pakistan billions and billions of dollars, and Pakistan has not supported us, stab in the back, and Pakistan's supported the Taliban government and things like that. तो उस पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने उसका नोटिस लिया और उन्होंने काउंटर किया, मगर हुआ कुछ नहीं। फिर रिजीम चेंज हो गई, कि वो जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की वो खत्म हो गई, और उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। जब इमरान खान साहब आ गए तो फिर एक नया फेज शुरू होता है पाक यूएस रिलेशंस का, मतलब ट्रम्प की बात कर रहा हूं मैं, कि जो इक्वेशन थी डोनाल्ड ट्रम्प की इमरान खान के साथ, वो तो ढकी छुपी नहीं, वो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, तो ये वो पहले भी कर चुके हैं। और अभी एक अमेरिकन ऑफिशियल ने भी कहा अपने इंटरव्यू में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि पाकिस्तान को तो हमने जो यूएस एड के तहत तकरीबन $30 मिलियन दिए थे स्कूल्स के लिए, वो तो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। सही, बिल्कुल सही। इसी तरीके से इलेक्शन जब हुए थे लास्ट ईयर, उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन की भी मदद की थी, वो भी पैसे कहाँ गए। तो ये तो सारी दुनिया से देखें, यूक्रेन की जो वॉर है, अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन दिए 3 साल में। नेटो बाकी कंट्रीज ने, यूरोप की कंट्रीज ने यूक्रेन को $100 बिलियन दिए। तो $350 बिलियन का वो ट्रम्प साहब कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई उसका तो ऑडिट ही नहीं हुआ। सही। तो उनका तो ऑब्जेक्शन, तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा इंस्टीट्यूशन है यूएस एड का, उस पे है। इसीलिए उन्होंने एलन मस्क को अपॉइंट किया हुआ है कि वो रीस्ट्रक्चर करें। सर, अगर तो जिस तरह से जो बाइडेन और ट्रम्प को हम देखते हैं, तो दो मुख्तलिफ, मतलब ऑपोजिट बिल्कुल उनके जैसे कहना चाहिए कि ऑर्डर्स आते हैं और उनकी सोच ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो अगर अब हुकूमत जो अमेरिका की जो आ गई है, उसके बाद अगर मैं ये देखूं कि अमेरिका जो काउंटर टेररिज्म के जो खिलाफ पाकिस्तान का जो एक मौकिफ है और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, उसको किस तरीके से आगे लेके चलेगा, ये किस तरीके से डील करेगा? इसमें तो जाहिर है कि अफगानिस्तान के बारे में तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 2021 में जब यूएस विड्रॉल हुआ था, ही क्रिटिसाइज दैट। हालांकि दोहा एग्रीमेंट जो है 2020 का, वो तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ज़ल्मे खलीलजाद और जो अफगान तालिबान है उनके दरमियान हुआ था, दोहा अकॉर्ड हुआ था, तो ट्रम्प के जमाने में था। मगर उस पे फिर उसके बाद ये हुआ कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने अगस्त में अफगानिस्तान से विड्रॉल का अनाउंस कर दिया, हैफेजेड विड्रॉल का अनाउंस कर दिया, जिसको ट्रम्प ने क्रिटिसाइज किया। तो वो कोई बात नहीं है कि अगर अफगानिस्तान जो है वो दोबारा खतरा बनता है अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, तो फिर जाहिर है कि नोटिस उसका लिया जाएगा। ठीक है। और नोटिस वो इस तरह से कि जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है, अगर अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल होती है अमेरिका के खिलाफ, और अगर वहां पे अलकायदा के दोबारा से और जो दाइश और आईएस और इसके दोबारा उनके बेसिस वगैरह बनते हैं जो कि डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ, तो वहां पे फिर वो स्टैंड लेंगे। ठीक है, वहां लेंगे वो। ठीक है। अच्छा, चाइना के जो इलाकाई तौसी का एक जिसे कहना चाहिए कि वो तौसी करता चला जा रहा है। आपने देखा कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका और भारत एक दिफाई शराकतदारी को उन्होंने तैयार किया है। अभी आपने देखा जो मोदी साहब थे वो वहां पर गए भी हैं।
तो चाइना और अगर अमेरिका और मैं भारत की बात करूं तो ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो ये चाइना के साथ भी वो दोस्ती करना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब, और फिर वो दोस्ती करना चाह रहे हैं या जो भी उनके ताल्लुकात हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं वो इंडिया के साथ भी। तो क्या बैलेंस लेके चल पाएंगे वो कि ये भारत भी खुश रहे, चाइना भी खुश रहे और अमेरिका से ये जो इनके ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर रहे? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो इसमें चाइना जो था उससे तो वो खफा ही रहते थे। जी नहीं, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रम्प की जो स्ट्रेटजी, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ये लग रही है कि रशिया के साथ जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो, ना सिर्फ नॉर्मलाइज हो बल्कि उसमें गर्मजोशी आए, और उसके जरिए दूसरी बात है चाइना को न्यूट्रलाइज किया जाए। मगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रशिया चाइना का जो अलायंस है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, मतलब बाकी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन खास तौर पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मगर जो आप कह रही हैं कि भारत और चीन के साथ ताल्लुकात जो हैं उसको बेहतर बनाया जाए, मजबूत किया जाए, मगर उनका ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई सीक्रेट काउ उन्होंने छोड़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो हर उस मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका को तिजारती खसारा हो रहा है। ठीक है। यानी चाइना के साथ जो यूएस का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो $250 बिलियन का है। इंडिया के साथ भी अमेरिका का डेफिसिट है, मैक्सिको के साथ भी है, और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ है। तो वो हर एक पे, हर उस मुल्क पे टैरिफ जो है उसको बढ़ा रहे हैं, जिससे नजर आएगा कि अमेरिका जो है उसको तिजारती तौर पर नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो तो वैसे बिजनेसमैन है ना सर, वो तो वैसे बिजनेसमैन है, तो वो चाह भी यही रहे कि कुछ इसी तरह की हालात रहे। और वो पहले आके उन्होंने कहा था, जिस तरह से इमरान खान ने कहा था कि जी मेरी कौम पहले, मेरी अवाम पहले, तो ऐसे उन्होंने भी कह दिया था कि हाँ अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो वो हर वो काम करना चाह रहे हैं जहां से मेरे ख्याल में ये कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, अमल क्या है? यूएस जो है वो आइसोलेट हो जाएगा डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज की वजह से, और वो आइसोलेशन जो है, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटेजी ये थी, बल्कि उससे पहले भी ओबामा के जमाने में जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन पे, वो क्राइमिया पे कब्जा किया था, तो उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि रशिया को, पुतिन को आइसोलेट कर दिया जाए। तो वो रिवर्सल एक नजर आती है। फ्री जकरिया का भी CNN को इंटरव्यू था, जो न्यूज़वीक के और जो बड़े मशहूर राइटर हैं, कि जो रिवर्सल है अमेरिका की, ये वो रिवर्सल है रशिया के कॉन्टेक्स्ट में जो कि 80 साल से नहीं हुई। यानी 80 कोल्ड वॉर के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो पॉलिसी थी यूएस की, वो चेंज हो रही है। तो उससे फिर जाहिर है कि आइसोलेशन जो है रशिया की नहीं होगी, मगर अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा, और अमेरिका यूरोप में आइसोलेट होगा, अमेरिका जो है लैटिन अमेरिका में आइसोलेट होगा, अमेरिका जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साउथ अफ्रीका को क्रिटिसाइज किया कि वहां पे जो वाइट वो हैं, फार्मर्स हैं या जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है साउथ अफ्रीका में। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका ने बड़ा उसका सख्त जवाब दिया। तो अब बात यह है कि आप एक वक्त में कई महाज खोल रहे हैं, तो उससे फिर अमेरिका का जो इमेज है, अमेरिका का जो पावर है एज अ ग्लोबल पावर, उस पे फिर फर्क पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं हिंदुस्तान को देखूं तो जिस तरह के मोदी को हमने देखा है कि उनके बंदे भी निकाल दिए, इतने सारे उन्होंने डिपोर्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों पर बैन लगाया है, बहुत सारे एंटर नहीं हो सकते अमेरिका में, और खासी बड़ी तादाद है, पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा तादाद जो इंडियंस की है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस चीज को मतलब बुरा नहीं मनाया, और मोदी जी जो है वो गए और वहां पर जाके उन्होंने जो अमेरिकी सदर है उनके साथ हाथ भी मिलाया, बात भी की उन्होंने। तो क्या हिंदुस्तान, अमेरिका, चीन जो एक कशीदगी है, तो उस पर क्या नेचुरल स्टांस यानी कि गैर जानिबदाराना मौके बरकरार रखेगा अपना, उसको मेंटेन रखेगा, या वो वॉशिंगटन के साथ मजीद करीबी इत्तेहाद कर लेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ तो बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है इंडिया में। अच्छा। इंडिया में हुई है कि उन्होंने सौदा कर लिया। हम चाहते ही नहीं थे कि अमेरिका से जो फाइटर प्लेन्स हैं वो खरीदें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, मगर वो ट्रंप ने वो इम्पोज कर दिया इंडिया पे। वी वर नॉट इंटरेस्टेड।
और जिस तरीके से जो आपने बताया है, जो इमिग्रेंट्स थे, इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ यूएस की, जो वहाँ की जो फोर्सेस है, जो भी है, इनकी होमलैंड सिक्योरिटी है, जो भी है, तो उन्होंने जैसे ट्रीट किया, तो उस पे भी बड़ी मोदी पे क्रिटिसिज्म हुई। मगर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल है यूएस चाइना के उसमें। इंडिया तो यूएस के साथ है उस अलायंस में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें जापान भी है, जो 4 पावर अलायंस है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और वो चाइना के खिलाफ है। ये अलायंस जो है, ये तो चाइना के खिलाफ है, क्योंकि असल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एशिया में, वो तो इंडिया और चाइना का है। मगर इसके बावजूद आप देखें, ये होती है रियल पॉलिटिक्स कि चाइना जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं सर यही पूछ रही थी कि इसका जो नेचुरल एक स्टांस है, वो जो कि हमेशा से चला आ रहा है और वो चीन के खिलाफ रहा है, तो क्या वही रहेगा या फिर वो वॉशिंगटन के साथ जिस तरह से वो इत्तेहाद करने जा रहा है तो वो इत्तेहाद कर लेगा? आपने भी बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, मैं अगर ये बात करूं कि अमेरिका भारत का जो एक तिजारती या टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ रही है, तो इससे अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि मतलब इस खत्ते में कोई मजीद चेंज आएगा, कोई मसाइल पैदा होंगे, या आपको लगता है कि जी 2 मुल्क हैं, अगर आपस में ताउन कर लेते हैं और तिजारत कर लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखें, इसमें एक बात यह है कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। सही। और वो 3री बड़ी मईशत बनने जा रहा है। यानी 2027 में भारत जो है वो दुनिया की 3री बड़ी मईशत बनेगा। उसने चीन को पीछे छोड़ दिया आबादी में। अब भारत जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, चाइना नहीं है। तो इसलिए भारत की अहमियत जो है वो सिर्फ उसके एक्सपेट्रिएट्स पे नहीं है कि जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, यानी कि जो एफबीआई है, एफबीआई के जो हेड हैं वो कोई इंडियन अमेरिकन, इंडियन ओरिजिन के हैं। आपके इसी तरीके से जो मुख्तलिफ पोजीशंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, 6-7 तो ऐसी है जो कि इंडियन ओरिजिन के। मगर उससे क्या हुआ? मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई इनसिक्योरिटी की बात नहीं है। दे आर अमेरिकन फर्स्ट। उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो अब जेडी वेंस की जो वाइफ हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं, और फिर इसके अलावा जो इलेक्शन हार गई कामिला हारिस, वो इंडियन ओरिजिन की। तो ये तो होता है। अब इसकी वजह यह है कि जो इंडियन जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी। मैं आपकी बात यहीं काटूंगी और दूसरा सवाल मैं आपको दे देती हूँ। यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस जो है वो पाक भारत ताल्लुकात की तरफ अगर मैं लेके जाऊं, वैसे तो आप कह रहे हैं कि कोई असर ठीक है जी अगर हो जाता है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो ये जो यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है, तो पाक भारत ताल्लुकात स्पेशली कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो उस पर असरअंदाज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हो सकता है। इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी तो 1 महीना हुआ है। मगर जाहिर है कि ट्रम्प साहब जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, ही इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहली टर्म में नॉर्थ कोरिया के साथ के जो किम जोंग जो उनके लीडर हैं, उनके साथ उन्होंने जनाब मीटिंग की, इसी तरीके से वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान को एक तरह से कंपेल करें कि वो आपस में बैठें और फिर जो अपने इश्यूज हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिल सकता है, पीस प्राइज मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा, वो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? मगर आपको कैसे मिलेगा? आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आप गजा में एक ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि जिसमें डीपॉपुलेट करके गजा की टेरिटरी को, फलस्तीनी को निकाल के, और वहां से फिर इसी तरीके से आप इस तरह के आइडियाज ला रहे हैं। ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के साथ, कनाडा जो है वो 51st स्टेट बन जाए, पनामा कैनाल जो है उसको कंट्रोल हम, तो ये ऐसा नहीं होता है। इन बातों में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, वो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता। अच्छा, मुझे लगता है सर ट्रम्प भी कुछ कंफ्यूज्ड हैं, या तो ये है कि वो कुछ अपनी बात मनवा रहे हैं, कुछ अपने अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात भी मान रहे हैं, वो साथ साथ खुल के कुछ खेल नहीं पा रहे। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका की जो डीप स्टेट है जिसको ट्रम्प पसंद नहीं करते, कि वो उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया मेरी पहली टर्म में, चाहे वो CIA हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो वो तो उनके खिलाफ हैं। वो उस डीप स्टेट के खिलाफ हैं।
लेकिन सर और इसराइल की जो पॉलिसी है, इसराइल के बारे में और फ़लस्तीन के बारे में जो पॉलिसी है और जिसकी वजह से इनको वोट दिए गए मुस्लिम, मतलब मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इनको वोट दिए हैं और सिर्फ इस वजह से दिए कि जंग रुकवा देंगे या फिर जो महाज़ाराई चल रही है उसको खत्म करवा देंगे। तो वो महाज़ाराई जंग तो हुई खत्म, लेकिन उसके साथ-साथ ये जो बड़ा एक मसला खड़ा हो गया कि जी आप इनकी आबादी को ही कम कर दीजिए या आप सऊदीया से कह रहे हैं कि आप अकोमोडेट कर लीजिए इन लोगों को। तो ये तो मुझे लगता है कि फिर ये ट्रम्प की तो ये उनकी ख्वाहिश नहीं हो सकती क्योंकि वो तो वोट लेकर आए हैं उसके लिए। तो ये तो मुझे लगता है कि वो जो डीप स्टेट जिसे कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, ये उसकी ख्वाहिश हो अमेरिकन सकती है। अमेरिकन वोटर्स जो हैं, मैं जरा खुल के बात कर लूं कि वो दो तरफ से बेवकूफ बने, अच्छा, दो तरफ से। मुस्लिम या मुस्लिम? नहीं, पहले तो मैं अमेरिकन वोटर्स की बात कर रहा ठीक है, हूँ, ठीक जो है, वाइट ठीक वाइट अमेरिकन जो हैं, ठीक व्हाइट मैन, वो इस तरह ठीक से है। बेवकूफ बने, इस तरह से बेवकूफ बने कि ट्रम्प हुँ, ने उनको मेस्मराइज कर दिया था कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लूंगा, सही। मैं इमिग्रेशन को वो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हुँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चंद हजार लोगों को डिपोर्ट करने से तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यूएस में, 1 करोड़ हैं। तो उनको तो आप कुछ नहीं, आपने इन्फ्लेशन, बल्कि अमेरिका में महंगाई तो इतनी हो गई, तो ये बेवकूफ बने हैं। और उसमें सर जैसे कि बेवकूफ बने या इनको बर्नी टाइम नहीं सैंडर्स, मिला है? सर बेवकूफ बने या अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तो 100 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए, तो आपको लगता है कि नहीं आगे देखिए, 3-4 साल, 2 नहीं साल पता अभी भी चल जाता है ना, पता चल जाता है। बर्नी सैंडर्स जो कि सेनेटर हैं, और उन्होंने खुल के कह दिया है कि, और ये बाइडेन ने भी कहा था जाते जाते कि अमेरिका में एक नया निजाम आ रहा है ओलिगार्की का। अच्छा। ओलिगार्की जिसमें ये हो रहा है कि 10-15 के करीब बिलियनर्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और एलन मस्क ने तकरीबन $350 मिलियन जो थे वो दिए ट्रम्प की कैंपेन के, उनको कामयाब करने के लिए। ठीक तो है, अमेरिका तो ऐसे नहीं चल सकता। तो एक तो वो बेवकूफ बने हैं, वो अमेरिकन वोटर्स। ठीक है। दूसरे अमेरिकन मुस्लिम्स बेवकूफ बने हैं हुँ, कि जो स्विंग स्टेट्स थी, जैसे हुँ, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, जिन स्टेट्स में ये मुस्लिम वोटर्स अच्छी खासी तादाद में, खासकर मिशिगन में, हुँ, तो उन्होंने इसलिए वोट नहीं दिया डेमोक्रेटिक पार्टी को कि बाइडेन ने जो है खुल के इसराइल की सपोर्ट की, सही। और ट्रम्प ने चालाकी से, बहुत ही हाँ, चालाकी के साथ अरब अमेरिकन को, मुस्लिम अमेरिकन को दिखाने के लिए अपने साथ मिलाया। मगर काम क्या किया कि यही जो सबसे पहला विजिट जो था यूएस का किसी फॉरेन उसका, वो नेतन्याहू को था, इजरायली प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल मोदी सही, तो बाद में गया ना। बिल्कुल बाद तो में है, बिल्कुल। तो वो दो तरफ वो भी बेवकूफ बने हैं, ये भी बेवकूफ बने हैं। तो असल तो जो सही जो चेहरा है वो तो नजर आ गया है, बट इट इज टू लेकिन सर लेट। वहाँ के लोगों को अभी 4 साल, 5 साल, 4 साल गुजारने हैं। देखें, ये तो अमेरिकी निजाम की खूबी है, हाँ, खूबी ये है, अमेरिकी जमहूरियत की खूबी ये है कि 2 साल के बाद मिड टर्म होंगे, यानी नेक्स्ट ईयर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, उसमें हाउस और सेनेट, गवर्नर्स, उनके इलेक्शंस होंगे। तो अगर अमेरिकन वोटर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि ट्रंप ने उनको बिल्कुल ही मायूस किया है, तो वो फिर वोट नहीं देंगे रिपब्लिकन पार्टी को। और फिर 2028 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे उसमें तो बिल्कुल ही, वो तो ट्रंप का आखिरी है ना। ये इसलिए इम्पेशेंट है, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए इम्पेशेंट है, इट इज हिज लास्ट चांस, इट इज लास्ट चांस। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी जितना भी कुछ हो सके, मगर ये बहुत ही मेरे ख्याल में खतरनाक किस्म की सोच है। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में ये देखा जाता रहा और खासतौर से पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वो कहते रहे कि इमरान खान जो है उनके लिए एक ट्वीट हो जाएगी और वो ये करेंगे और वो करेंगे। चलो हम उस बात पे नहीं भी जाते कि वो ऐसा नहीं करेंगे या अपना उस तरह का रोल वो शायद प्ले ना भी करें, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये एक फौजी महाजराई है, यानी कि मिलिट्री जो कन्फ्रंट्रेशन है, इसमें क्या उस टेंशन को जो कि हो जाती है भी हमारे दरमियान, इसको डिफ्यूज किया जा सकता है या अमेरिका ऐसा कोई रोल प्ले कर सकता है, ये करेगा? देखें, इसमें भारत की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, अभी से नहीं है, काफी अरसे से है कि भारत किसी कीमत पे सालिसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी किसी और मुल्क को इजाजत नहीं देगा कि वो इसके मामलात में जो है कि वो चीज मिल चुकी है, उस पर कब्जा करके बैठ चुका है, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो कहते हैं हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, भारत के लिए पाकिस्तान तो मैटर ही नहीं करता अब, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि इतना फर्क है,
इतना फर्क हो गया है मईशत में, फौजी ताकत में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में इतना फर्क है पाकिस्तान भारत का। उसने तो अपना दुश्मनी मानना छोड़ दिया। वो कह रहा है मेरे दुश्मन भी हम पल्ला हो ना, मैं क्या पाकिस्तान से बात करूं। उनके भाई वो तंज ये करते हैं कि जो जयशंकर हैं, जयशंकर जो है भारत के फॉरेन मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये तंज किया कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो बहरान हैं, वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, क्योंकि हमारे तो 700 बिलियन है, वो ये भी तो कहते हैं कि हमारे जो ज़रवाले के ज़खायर है वो 700 बिलियन है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो बात तो सही है कि पिछले 40 सालों में भारत जो है, जो कि पाकिस्तान से पीछे था, कि 3 पाकिस्तानी रुपए जो है वो 1 इंडियन रुपए के बराबर है। हालांकि इट वाज द अदर वे राउंड। आज से 50 साल पहले पाकिस्तानी करेंसी मजबूत थी, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो भारत से ज्यादा थी, मगर अब उल्टा हो गया। अब तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो इसलिए वो कहते हैं भाई कि हमें पाकिस्तान तो मैटर ही नहीं करता, और धमकियां देते हैं कि राजनाथ जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और अमित शाह जो कि उनके होम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि हम तो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे हमारी निगाहें हैं, इस तरह की बातें। तो इसलिए भारत तो तैयारी नहीं होगा ना किसी किस्म की अमेरिका की तरफ से कहा जाए कि भाई आप सुलह कर लें, ये कर लें, वो कर लें। कह रहे हैं कि वो कहेंगे कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे ही निपट लेंगे। अच्छा, ट्रम्प साहब की बात मैं करूं तो इससे पहले इमरान खान साहब भी ये कह चुके थे कि जब यूक्रेन और रशिया की जब जंग हुई तो उन्होंने कहा था कि जी हम किसी एक की तरफ नहीं जाएंगे और हम इस जंग में नहीं कूदेंगे। और उसके बाद आज जब तक जो बाइडेन की हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो हमारे जो बाजवा साहब थे वो क्या कहते रहे और वो क्या करते रहे, हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि अब ट्रम्प साहब तो कहते हैं कि जो चीज हुई वो गलत हुई, होनी नहीं चाहिए थी, ये तो जंग ही नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या चीन के साथ रूस के जो गहरे ताल्लुकात हैं उस पर भी असर पड़ेगा, यानी कि जो यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको तब्दील होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर जिंगजियांग, जो भी उनका नाम है, वो है इख्तियार में, उस वक्त तक तो रूस और चीन के ताल्लुकात मजबूत रहेंगे। क्योंकि इनकी आपस में भी दोस्तियां हैं। अच्छा। जिस वक्त ये दोनों पसमंजर से हट जाएंगे तो फिर हो सकता है कि रूस और चीन के ताल्लुकात जो है वो कशीदा हो जाए दोबारा। क्योंकि उनके तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी तो हैं रूस और चीन के, जिनको दबा दिया गया है। उनके और भी इश्यूज हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि ये इनके मफाद में है, रूस और चीन के मफाद में है कि वो इकट्ठे रहें। और अब रूस जो है वो जब ये देखेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ फेवरेबल है और हम पे वो प्रेशर जो है, मगर मैं नहीं समझता, अभी भी मैं नहीं समझता कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस हद तक जाएगी कि वो एक ऐसी डील इम्पोज कर दे यूक्रेन पे जिसमें ये लिखा जाएगा कि यूक्रेन जो है, रूस ने जो उसके इलाके कब्जा किए हैं, क्रेमिया और मशरकी यूक्रेन, उससे दस्तबरदार हो जाएगा। मतलब 20% इलाका यूक्रेन का जो है वो रूस ने कब्जा किया हुआ है। और अजीब सी बात है कि ट्रम्प साहब कहते हैं कि भाई कि ये जंग रूस ने शुरू की, वो यूक्रेन ने शुरू की। ऐसा तो नहीं था। 22 फरवरी को, या यही दिन थे, ये 3 साल पहले, जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, रूस ने क्रेमिया पे कब्जा किया था। तो एग्रेसर जो है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2023 में उसने फैसला किया, उसने वर्डिक्ट दी, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को डिक्लेयर किया गया वॉर क्रिमिनल। वो साउथ अफ्रीका तक नहीं जा सके व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर, क्योंकि इसी वजह से कि वॉर क्रिमिनल उनको डिक्लेयर किया। तो मतलब एक ऐसा शख्स जो कि पर्सनल नॉन ग्रेटा, जिसको यूरोप पसंद नहीं करता, जिसको बास और कंट्रीज पसंद नहीं करती, अमेरिका अगर यू टर्न लेता है और उनको स्पेस देता है, उनको रिहेबिलिटेट करता है, तो अमेरिका के अंदर ही इसका रिएक्शन होगा। अच्छा, अगर मैं नई पॉलिसी की अमेरिका की बात करूं कि नई जो अमेरिकन पॉलिसी है उसकी रोशनी में मिडिल ईस्ट की किन ममालिक को अमेरिका और इसराइल के साथ कशीदगी में इजाफे का सबब, यानी उसका जो सबसे ज्यादा इम्कान है, कौन से ऐसे आपको लगते हैं ममालिक हैं?
यानी जिनका अमेरिका के साथ कशीदगी हो सकती है ना, मतलब हो सकती है। देखिए ईरान जो है पॉलिसी आई है, मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, अमेरिका और नहीं, इसराइल का, आपने देखा कशीदगी में इजाफा जो है अगर हो जाता है तो फिर वो कशीदगी भी तो हो सकती है ना, क्योंकि ज़ाहिर है नहीं, भारत जो है वो असल में ये ईरान जो है वो कमजोर हो गया। सीरिया में जो रिजीम थी असद की वो खत्म हो गई। हिजबुल्ला और हमास वो जो क्या कहते हैं ईरान जो है वो कमजोर हो गया, या उसके लीडर्स जिस तरीके से पैदर पे मारे गए, जिस तरीके से हमले हुए, उसके बाद वो कमजोर हुआ? वो कमजोर हुआ दोनों सूरतों में हुआ ना, कि शाम उसके हाथ से निकल गया, ईरान के हाथ से शाम निकल गया। और फिर इसके अलावा हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो कोशिश की कि अपना जो नजरिया है उसको वो मुसलत कर दें गजा के उसमें, और इसराइल की वो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट, तो उसमें इजिप्ट और जॉर्डन, ये दोनों ममालिक जो हैं ये सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका की। ठीक, तो आप यूं कह रहे हैं कि इसराइल के लिए, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसराइल के लिए अमेरिका की जो एक बेलौस एक मोहब्बत है या उनकी जो हिमायत है, उसमें अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर तो हुए हैं, फिर इसका मतलब है? बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि अगर हमास अटैक नहीं करता, किस हद तक हुए? हमास अगर इसराइल पे हमला नहीं करता 7 अक्टूबर 2023 को, तो सऊदी अरब जो है वो तस्लीम करने जा रहा था इसराइल को। यानी कि अब्राहम अकॉर्ड जो है, अब्राहम अकॉर्ड जो है, जिसके तहत यूएई और बहरीन, मोरक्को और सूडान, इन 4 ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो अगली जो बारी थी सऊदी अरब की थी, मगर जब हमास ने हमला किया इसराइल पे, जो बहरान पैदा हुआ 15 महीने का, तो सऊदी अरब पीछे हट गया। तो ये हमला, उसका एक असर ये भी तो हुआ ना कि सऊदी अरब, जिसपे उनकी तवक्को थी कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा, वो और मेरे ख्याल में इतने वो नहीं है कि अपने तौर पे इसराइल को। सऊदीया तो बिल्कुल कह रहा था, और उसने तो ये भी कहा सऊदीया ने कि ये जो आपने हमला किया है इस जंग के बाद हम देखेंगे, क्योंकि बड़ी प्रेशर से उसने फिर अटैक किए थे। लेकिन मसला कहाँ आया कि जहां अमेरिका जो है या ट्रम्प जो है वो ये कहते हैं कि जो जितनी बड़ी आबादी है उसको जो सऊदीया अकोमोडेट करे, तो जाहिर है हर कोई ये काम तो नहीं कर सकता। और ये समझने में मेरी नहीं है कि ये किस तरीके से उन्होंने ये कह दिया। ये तो बहुत ही वियर्ड किस्म का आइडिया था ट्रम्प का, कि एक तो बेचारे फलस्तीन जो हैं वो सन 48 से बेदखल हो रहे हैं, 1948 से नकबा के नाम पे, और अब फिर उनसे ये कहना कि गजा में जो 20-25 लाख फलस्तीनी, और जो उन्होंने सफर जिन्होंने किया, बहुत ही मसाइब उठाए, अब उनको बेदखल कर दी जाए मिस्र में, सऊदी अरब में, जॉर्डन में, और फिर इसके बाद जो इसराइल की कोशिश होगी कि जो मगरबी किनारा है, वेस्ट बैंक, वहां पे जो फलस्तीनी हैं, जो बचे कुचे हैं, उनको भी धकेल के जॉर्डन में फेंक दी जाए। तो ये पूरा का पूरा, अच्छा गजा में तो वो इसलिए भी अमेरिका इंटरेस्टेड है कि गजा में अरबों डॉलर के गैस के ज़खायर है, अरबों डॉलर के गजा में गैस के ज़खायर हैं, मादनियात के। तो वो तो अभी तो नहीं हो सकता जब तक कि वहां पे हमास बैठी हुई है, जब तक कि वहां पे फलस्तीनी है। तो इस एक तरीका ये भी उनका है कि फलस्तीनियों को बेदखल किया जाए, जमीन हमें मिल जाएगी, और फिर हमारे पास जो है ना अरबों डॉलर जो है, 20-25 अरब डॉलर की गैस के ज़खायर जो हैं वो हमारे डिस्पोजल पे होंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या अमेरिका अगेंस्ट इसराइली मिलिट्री एक्शन फलस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगा सकता है, या कोई लगाने का मंसूबा करीब करीब आपको नजर आ रहा है? मतलब जिन्होंने हमास की मदद की, जिन्होंने फलस्तीन, बहुत से, जैसे पाकिस्तान है वो फलस्तीन को मतलब मानता है, इसराइल को नहीं मान रहा है, बहुत सारे ममालिक है, तो देखिए अमेरिका जो है वो पीएलओ के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ है हमास के। अच्छा, हमास के खिलाफ है। हालांकि सीधी सी बात यह है कि हमास को आज से 40 साल पहले, 40 साल के आसपास पहले इसराइल ने क्रिएट किया था हमास को पीएलओ के खिलाफ। ये इंतिफादा, जो फर्स्ट इंतिफादा थी 1987 में, तो वो पीएलओ ने शुरू की थी गजा में, मगरबी किनारा में।
तो उन्होंने हमास को खड़ा किया कि एक मजहबी तंजीम है और इससे हम पीएलओ को तोड़ करेंगे। मगर जब हमास जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तो वो इसराइल जो है खौफजदा हो गया, फिर उसने हमास के खिलाफ ही, तो वो हमास के खिलाफ है बुनियादी तौर पे। हमास की मदद कौन करता था? हमास की मदद जो है वो लबनान करता था, हमास की मदद शाम करता था, हमास की मदद ईरान करता था। शाम को तो खत्म हो गया मामला, अब रह गया ईरान। ईरान से तो वैसे ही निपट लेंगे वो। और लबनान जो है वहां पे तो नई हुकूमत आ गई है, तो वहां पे वो तो इनके साथ नहीं है, हमास के साथ। ये बात आपने सही और तो कोई मदद नहीं करता। यमन, हाँ यमन है, यमन जो कि हमास की खित्ते की जो सूरत हाल है वो खासी हद तक चेंज हो जाएगी, बहुत हो सकती है, मगर तब्दीली अगर गलत रास्ते पे हो, एक तो वैसे ही इतना नुकसान हो गया है यमन में खाना जंगी, आपके अरब स्प्रिंग के नाम पे जो है वो लिबिया में क्या कुछ नहीं हुआ, मिस्र में क्या कुछ नहीं हुआ, शाम में क्या कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अब ये खित्ता जो है ना मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। इराक में क्या कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए ये अरब कंट्रीज के अपने मफाद में है, जो अरब अगर वो समझते हैं कि वो हालात को बेहतर बनाना उनके मफाद में है, तो वो मिलके बैठे और फिर फैसला करें कि उन्हें करना क्या है। अगर इसराइल जो है एक छोटा सा मुल्क जिसकी कोई डेप्थ ही नहीं है, ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं है, जिसकी आबादी इतनी नहीं है, और उसने पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है उसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है, तो ये तो अजीब सी बात। सही। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद साहब। बहुत सारी बातें हमें मिली, नजर आई, कुछ ऐसी चीजें जो कि हम सिर्फ सोच ही रहे हैं और अपने ही दिल में डर भी रहे हैं कि शायद इस वक्त आप कह रहे हैं ना कि मशरिकी वस्ता में बहुत कुछ चेंज आ जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, इंडिया ये कर देगा। तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब ना सिर्फ मुझे मिले होंगे बल्कि हमारे नाज़रीन को भी मिले होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त दिया हमें। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सके। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.